इस वीडियो में सीएपीएफ एसी 2022 के जो एस्पिरेंट्स हैं जो हिंदी माध्यम से हैं उनको शुरुआत कहाँ से करें उसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। आप किसी भी माध्यम से हो, किसी भी मीडियम से हो, आपका ये लक्ष्य होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है। यदि आप सिलेक्शन लेना है तो ये डिटरमिन्ड रहो और अपने मन में ये रखो कि लैंग्वेज जो है हमारा, जो भाषा है वो बैरियर ना बने। लैंग्वेज इनेबलर है, बैरियर नहीं है। कोई भी स्टूडेंट वो प्रॉपर तरीका से सीख सकता है, कोई भी स्टूडेंट जो है वो सीख सकता है, वो कर सकता है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम यहाँ होती है, आप जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको ढाल बना करके आप ये सोचते हो अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ, हिंदी मीडियम था मैं इस वजह से नहीं हुआ। आप हिंदी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम तो सही से लिखो, हिंदी माध्यम को सही से लिखो, हिंदी को सही से लिखो, तब रिजल्ट होगा। आप ये बोलोगे कि हम हिंदी माध्यम से हैं इस वजह से रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप दूसरे को पर दोष नहीं दे सकते हो। आपके पास जो विकल्प है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो कर सकते हैं। 250 नंबर का आपके पास पेपर वन है, उस पेपर वन में आपके पास लैंग्वेज कहीं भी बैरियर नहीं। यस, सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, शायद उसको हिंदी में आप सही से नहीं समझ पाते हो। कुछ ऐसे बायोलॉजी के टर्म है, साइंस वाले में बहुत सारे चीजों को देखोगे, या कुछ और सब्जेक्ट में, साइंस में मेजोरिटी होता है जिसको कि आपको इंग्लिश वाले शब्द को ही जानना ज्यादा फायदेमंद होता है, और हिंदी वाले में उसमें मोर चैलेंजिंग। तो इसमें मैं जो पेपर टू, खास करके जो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट पेपर टू का शिकायत जो करते हैं कि सर पेपर टू के कारण मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा हूँ, और ये मैं देखता हूँ, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ हिंदी पट्टी से, हिंदी माध्यम के बेल्ट से। यदि मैं इलाहाबाद को देखूँ, बिहार के क्षेत्र को देखूँ, तो इलाहाबाद में चूंकि हम अपने एक तरह से टीचिंग के लिए पहले स्टार्ट हमने शुरुआत वहीं से की, तो वहाँ जो हिंदी माध्यम का गढ़ है, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे हैं, लेकिन एक तो बेचारगी की हालत में रहते हैं। कुछ का ऑलरेडी मैंने बताया कि कुछ ऐसे हैं जो 59 मार्क्स, 49 मार्क्स लाए पेपर टू में, उसके कारण। लेकिन चलो कुछ ऐसे लकी हैं कि अगले साल मेहनत किया, 80, 85, 90 ले आए, और वो तो आप हिंदी माध्यम से हो, इंग्लिश माध्यम से, कोई मायने नहीं रखता, आप 80, 85, 90, 95, 100 ला सकते हो। लेकिन शुरुआत आपको करना पड़ेगा, जो आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, जीरो से लेकर के आप अपेक्स तक जो हो सकता है। लेकिन कहीं भी एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन जब तक आप नहीं करोगे, उसको करोगे। मैं बराबर जो बोलता हूँ ना कि एक संस्कृत का श्लोक, जो हम लोग ऑब्वियसली संस्कृत 10th के बाद तो हमने संस्कृत फॉर्मल रूप से कभी पढ़ा नहीं, बस कभी कभी ऐसे ही देख लेता हूँ। तो हम 6 7 या कुछ ऐसे में थे, तो उसी समय एक संस्कृत का श्लोक था, उसको मैं बार बार बताता हूँ कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुक्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन यानी कि उद्यम, मेहनत से ही कार्य सफल होता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति, उद्यम से ही सिद्ध होता है, यानी पूरा होता है, फुलफिल होता है। कार्याणि न मनोरथे, न कि सिर्फ मन में रखने से, यानी मेहनत से ही काम सफल होता है, सिद्ध होता है, पूरा होता है, कंप्लीट होता है, न कि सिर्फ मन में रखने से। मन में आप रखोगे अच्छा सोए चौड़ा होकर के कि अगला बार सेकेंड रैंक ले आएंगे, और वर्क नहीं कर रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जिस प्रकार से सोए हुए सिंह के मुंह में कोई जानवर जो है, मृग का मतलब एक हिरण होता है, और एक मृग का मतलब, सेम मृग का मतलब जानवर भी होता है। तो जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुंह में कोई जानवर कूद करके नहीं पहुंच जाएगा ना, शेर को क्या होगा, खदेड़ करके, रगेद करके पकड़ना पड़ेगा। और यदि वो सही से, शेर यदि बूढ़ा हो गया तो शिकार करना उसके लिए चैलेंजिंग। ऐसा नहीं ना कोई जानवर बोलेगा कि अच्छा अच्छा शेर जी आप बूढ़ा हो गए, बहुत हमारे पूरे खानदान को खदेड़ खदेड़ करके खाए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं चल पा रहे हैं, हम आते हैं आपका शिकार बनने। कोई जानवर ऐसा नहीं करेगा। इसी वजह से देखोगे कि बहुत बार जो हम ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग में क्या है कि हमारे फैमिली होते हैं, सपोज आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो एक समय आपको, उन लोगों ने सपोर्ट किया और सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस समय उनको सपोर्ट की जरूरत होगी तो आप करोगे। लेकिन जंगल में तो ऐसा जनरली नहीं होता। हाँ, एक माँ जो है बच्चे को सेवा करती है जब तक वो लिटिल बड़ा नहीं हो जाता, लेकिन उसके बाद जो बच्चे जो हैं, क्योंकि पता चला कि जंगल में रह रहा है एक बच्चा, उससे पहले ही मारा जा सकता है।
लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, विकल्प हैं, हम सीख सकते हैं चीज़ों को अपने तरीके से। आज हम जिस इंटरनेट एज में जी रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है। कोई भी रेडीमेड कहीं भी चीज़ें नहीं मिलती है, आपको वर्क करना पड़ता है, आपको छीनना पड़ता है, आपको दबोच करके लेना पड़ता है। सोचो आज से 100 ईयर्स पहले, 150 ईयर्स पहले सोचो, आप टैलेंटेड थे, फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। आईसीएस में फॉर्म भरने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए एक समय था 23 ईयर्स, एक समय 19 ईयर्स एज कर दिया गया। समझ सकते हो कि इंडियंस जो बहुत बुरे स्थिति में थे, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके पास अपॉर्चुनिटी। आज बहुत सारे जॉब में देखोगे 25 ईयर्स असिस्टेंट कमांडेंट, सपोज आपके पास 25 ईयर्स का विकल्प है। ओबीसी में हो तो 28 ईयर्स, एससी एसटी में हो 30 ईयर्स, इसके बाद और सिविल सर्विसेज में जाते हो जनरल 32 ईयर्स, आपके पास ओबीसी 35 ईयर्स, एससी एसटी 37 ईयर्स। स्टेट पीसीएस में जाओ, जैसे बिहार में जनरल 37 ईयर्स, ओबीसी 40 ईयर्स, एससी एसटी 42 ईयर्स। यूपी में जाओ 40 ईयर्स जनरल कैंडिडेट का, 42 ईयर्स, 45। यानी कि इसका मतलब क्या, कि जिस भी टाइम आप जाग गए, कोई भी आदमी ये नहीं कर सकता है कि मैं 24 ईयर्स, 25 ईयर्स के एज में जागा हूं और मैं नहीं कर सकता हूं। ओके, किसी भी टाइम, जिस टाइम आप जागो, जब जागो तभी सवेरा होगा। तो कोई ये नहीं आप कह सकते हो, अपने ब्लेम कर सकते हो कि मैं लेट से जागा। शायद हो सकता है किसी जॉब में आप मिस कर गए होंगे, आप दूसरे जॉब में जा सकते हो, लेकिन आप बेचारगी कभी महसूस नहीं करो, आप किसी भी माध्यम से हो करो। इसमें हम पूरे सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, आप अंत तक बने रहें, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हमें ये जानना है, देखो ये इंग्लिश में भी मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ और हिंदी में भी बता रहा हूँ। तो जो पेपर आपका है, तो पेपर ये क्या है, 2। ठीक है, पेपर 2। तो इसमें क्या है, सामान्य अध्ययन, निबंध और समझ। ठीक है, तो इसमें से जो सामान्य अध्ययन है, यानी कि जो जनरल स्टडी है, एसे और कंप्रीहेंशन। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स। 80 मार्क्स के आपके पास ऐसे होते हैं, निबंध होते हैं। इसमें आपके पास विकल्प है, आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहो आपके पास ये विकल्प है। तो ये 80 मार्क्स का है। इंडिकेटिव टॉपिक्स, तो टॉपिक्स क्या होंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इशू एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इसका फिर मैं हिंदी वाला भी आपको दिखाता हूँ। तो ये आपके जो पार्ट 1 है, पार्ट ए है, इसमें आपके पास विकल्प है, आप हिंदी माध्यम से हो हिंदी में लिखोगे। लेकिन जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपके पास नो अपॉर्चुनिटी, नो ऑप्शन, ओनली यू हैव टू राइट इन इंग्लिश। अब ए लॉट ऑफ कैंडिडेट कुछ बोलते हैं, सर मैं ऐसे में जो है ना, ऐसा है कि 60 मार्क्स मैं 80 में ले आऊंगा और मैं पेपर 2 छोड़ दूं। डियर, आप यदि, बिलीव मी, ये अपने आप से पूछो कि यदि आप पेपर 2 में, ऐसे में 60 में से 50 भी लाने, 40 लाने के लायक हो यदि, तो आप इधर भी 40-50 मार्क्स ला सकते हो। और बिलीव मी, यदि आपको लगता है कि मैं इंग्लिश नहीं करता हूं और हिंदी के बूते पे, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और सिर्फ मेयर 50 मार्क्स लाने से आपका काम नहीं चलेगा। 50 मार्क्स लाने से तब काम चलेगा जब आप पेपर 1 में 180 ला रहे हो। 180 कितने लोगों का आता है, हर साल आता भी नहीं है। जैसे 2019 में देखोगे तो 180 प्लस जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उसमें से एक ही कैंडिडेट है। 2020 में देखो, एक भी कैंडिडेट 180, 170, 165 एक भी कैंडिडेट नहीं लाया। तो हो सकता है आप उससे एक्सेप्शनल होगे तब आपके लिए, लेकिन जो भी है, मैंने बोला ना कि उद्यमीन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। सिर्फ मन में सोचने से कि चौड़ा होकर के सो रहे हो कि मैं 200 ले आऊंगा पेपर 1 में ही, पेपर 2 में जस्ट 50 लाया उसके बाद तो बन जाएगा रिजल्ट, ऐसे नहीं होता। तो पार्ट बी में क्या है, कंप्रिहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स है टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली। तो इसके 120 मार्क्स है। कर द टॉपिक्स आर कंप्रिहेंशन पैसेज। कंप्रिहेंशन पैसेज में क्या है, 20 मार्क्स का आपका होता है। उसमें कोई एक टॉपिक, एक आर्टिकल दिया हुआ है, उस आर्टिकल को पढ़ना है, उसके बेस पे आपके पास 5 क्वेश्चन रहते हैं और वो 5 क्वेश्चन जो है उसी पैसेज के आधारित होते हैं। जनरली देखा जाता है कि वो पैसेज बहुत टफ नहीं होते हैं। 10th स्टैंडर्ड का यदि इंग्लिश किसी ने अच्छा तरह से पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा हुआ, इवन गवर्नमेंट स्कूल का मैं देखता हूँ जो 10th, बिहार बोर्ड, जैसे बिहार वगैरह के क्या है कि एजुकेशन का जो खास करके इंग्लिश वगैरह का, बिहार यूपी ये सब में, तो अब यूपी बोर्ड का तो मैंने 10th का नहीं देखा, लेकिन मैं जब इवन मैंने बिहार बोर्ड का 8th क्लास का देखा, तो मैं अभी अपने बच्चों का, मिस अपने नेफ्यू ये सब का देख रहा था।
तो देखा कि 8th क्लास का यदि इंग्लिश को इवन बिहार बोर्ड का कोई यदि अच्छा तरीके से उसको समझ सकता है तो इसको बना सकता है ये पूरे चीज को। तो ओके, तो ये आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का होता है, 5 क्वेश्चन इसमें। ठीक है, कंप्रिहेंशन पैसेज। प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग में क्या है, आपको 1/3 में लिखना होता है, जितने वर्ड्स दिए हुए हैं उसके 1/3 में लिखना होता है, और वो उसको बॉक्स फॉर्मेट में लिखना होता है, बॉक्स बना हुआ रहता है, तो उस बॉक्स में एक शब्द लिखना होता है। डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट, कोई टॉपिक दिया हुआ है और उसके आपको काउंटर आर्गुमेंट आपको डेवलप करने हैं। फिर आपका रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट कोई भी चीज है, टॉपिक दिया हुआ है उसमें रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट मोर और लेस ऐसे के तरह होता है, लिटिल उसमें डिफरेंसेस होता है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज बताया हुआ है। सिंपल ग्रामर, ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर का मैं सिलेबस आपको दिखाता हूँ, और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। तो ये आपके हैं, ये सेम सिचुएशन आपको हिंदी में मैंने ये किए हुए हैं। इसमें से ये सारी चीजें आपको हैं कि भाग क आपके क्या होगा, निबंध होगा, प्रकार, निबंध प्रकार के प्रश्न जिनके उत्तर लंबे वर्णनात्मक रूप से में हिंदी या अंग्रेजी में दिए जाने हैं, कुल 80 अंकों के होंगे। निर्देशात्मक विषय हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, विशेषतया स्वतंत्रता संग्राम, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और मानवाधिकार, मुद्दों की जानकारी तथा विश्लेषणात्मक योग्यता। भाग ख जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में आपको देने हैं, तो अपठित गद्यांश, सारांश लेखन, अन्य संचार और भाषा कौशल जिनके उत्तर केवल अंग्रेजी में दिए जाने हैं, इसके अंक जो है 120 है। इसमें विषय है अपठित गद्यांश, सारांश लेखन, प्रतितर्क विकास, रिपोर्ट लेखन, सामान्य व्याकरण और भाषा परीक्षण के अन्य पक्ष। अब इसमें से ग्रामर यदि देखो तो ग्रामर के जो सिलेबस हमने इसमें से और है ऑब्वियसली, तो जो लास्ट 10 ईयर्स के, जो 10+ ईयर के, यानी कि 2012 में, फॉर एग्जांपल 2012 में सबसे पहली बार हमने 12 में दिया, तो बेसिकली रिटर्न क्वालिफाई किया, लेकिन कुछ कारण से मैं इंटरव्यू में जा नहीं पाया, तो 2013 में मैं क्वालिफाई किया। तो 2012 से एक तरह से मैं इस एग्जाम को ट्रैक कर रहा हूँ इसके से, तो 2012 से देखा जाए और 2022 तक देखा जाए, तो इसमें से जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको आपको करने चाहिए। अब कुछ टॉपिक हैं उससे रेगुलर आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक हैं वो शायद डायरेक्ट आपको यूज में नहीं होंगे, लेकिन एग्रीगेट यदि देखा जाए तो इन टॉपिक्स को कर लोगे तो आपके जो पूरे 120 मार्क्स हैं उस सारे कंपोनेंट क्लियर हो जाएंगे। इसको मेयर ग्रामर के फॉर्म में ना देखो कि सिर्फ और सिर्फ हम इसको ग्रामर की दृष्टि से देख रहे हैं जो 25 मार्क्स का होता है। इसको इस ढंग से देखना है कि इन सारे चीजों को करते हो तो आप इंग्लिश भी सही से आप लिख पाओगे। सबसे जरूरी बात है कि इंग्लिश को भी आप सही से लिख पाओ, ये आपके पास होना चाहिए, ये आपके पास विकल्प होने चाहिए। ओके, तो ये आपको करना है, इन चीजों को इस तरीके से देखो इसको। ओके, तो आपका जो सबसे पहली बात है आपको करना है टेंस, जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब सोचो लगेगा टेंस, टेंस आपको रियली मैं बता रहा हूं कि 3rd 4th क्लास में आपको पढ़ना होता है यदि आप स्टैंडर्ड किसी भी, जैसे हमारे टाइम में सरकारी स्कूल में जो था वो 6 क्लास से इंग्लिश स्टार्ट होता था, लेकिन आज के डेट में बचपन से ही स्टार्ट हो जा रहा है, शायद क्लास फर्स्ट से भी सरकारी स्कूल में भी स्टार्ट हो जाता है। पहले था कि ठीक है 6 क्लास में ABCD एक तरह से, तो मैं आई बिलीव मी कि मेरी कंडीशन वही थी कि मैं जब मैंने स्टार्ट किया एक तरह से प्रॉपर तरीका से पढ़ना, कि जब मुझे रियलाइज लाइफ में हुआ कि नहीं, अब थोड़ा सा मैं छोटा ही था लेकिन मुझे था कि अब पढ़ना है, तो मुझे प्रॉपर तरीका से संडे मंडे जनवरी फरवरी ये सब नहीं आता था, बट ग्रेजुअली आई वर्कड ऑन दैट। धीरे धीरे करके मैंने उस पर वर्क किया, और उस कंडीशन में तो स्टार्ट फ्रॉम टेंस की पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उससे प्रेजेंट टेंस इनफैक्ट उसमें से मेन है। प्रेजेंट टेंस की मेजोरिटी ऑफ सेंटेंसेस जो है आप बनाते हो, तो मेजोरिटी ऑफ सेंटेंसेस जो आपके होते हैं वो प्रेजेंट टेंस के होते हैं, प्रेजेंट टेंस पे आपका कमांड है, तो आप पास्ट फ्यूचर भी कर सकते हो। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखो आपके पास 8 है, तो जो अब उसको कुछ जो मॉडर्न ग्रामेरियन है उसको और अलग भागों में बांटते हैं, लेकिन हम ट्रेडिशनल वे में जाते हैं, जो ट्रेडिशनल ग्रामर। इनफैक्ट टेंस में भी देखोगे कि जो मॉडर्न ग्रामेरियन है बहुत सारे, तो एक्चुअल फ्यूचर को टेंस ही नहीं मानते हैं, पास्ट और प्रेजेंट को ही मानते हैं, क्योंकि वर्ब के जो 5 फॉर्म हैं तो उसमें से फ्यूचर का कोई फॉर्म नहीं होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 हैं आपके, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो उस 8 में आपको मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। प्रीपोजिशन जो है वो आप कहाँ क्या लगाओगे, कि जैसे इन हो गया आपका, ऑफ हो गया, ठीक ठीक है, ये सब जो आपके हैं, एट हो गया, ठीक है, तो ये अंडर हो गया, बहुत सारी चीजें। तो प्रीपोजिशन को यदि सही से आप
करते हो तो आपका जो सेंटेंस होगा वो करेक्ट होगा। वर्ब, वर्ब के बिना सेंटेंस को तो आप कंपेयर ये इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। कोई भी सेंटेंस है उसमें क्या होता है, दो पार्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में आ जाते हैं वर्ब आपका आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, जो प्रीपोजिशन वगैरह जो सारी चीजें लगाते हो। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट जो होते हैं दो पार्ट हैं। तो उस प्रेडिकेट में वर्ब, जैसे आई स्टडी, आई स्टडी में ये क्या है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है। तो ये क्या है, सिंगल आपका वर्ब है। अब आई सब्जेक्ट है, तो आई स्टडी या इन क्लास 8, तो ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। या आई एम गोइंग टू मार्केट टू परचेज 3 बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो आई सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो कंपोनेंट है प्रेडिकेट हो गया। तो आपका वर्ब इंपॉर्टेंट है। वर्ब के आपके 5 फॉर्म है, V1, V2, V3, V4, V5। ये सब आपको वो लाइफ आपको रखना है। V1 क्या है, नॉर्मल जो वर्ब होता है, जैसे रीड, स्टडी, ईट, डांस, सिंग, तो ये सारे V1 हैं। V2 में क्या है कि वर्ब का पास्ट फॉर्म। V3 क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। V4 क्या है, ING लगाते हैं। V5 क्या है, यस और ES लगाते हैं, तो वो V5 होता है। तो ये आपको प्रॉपर करने हैं। उसके बाद आपको प्रोनाउन, नाउन, कंजंक्शन, तो नाउन भी आपको करने हैं, प्रोनाउन भी करने हैं। अब एडजेक्टिव भी आपको जानना, एक्चुअली में 8 ऑल है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जब ये जान गए, वर्ब जान गए, सब्जेक्ट जान गए, टेंस में जान गए, तो सिंटेक्स आपको जानना होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, यानी कि इसको मेन SSPP याद रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो SSPP आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। बेसिक ग्रामर के जो हैं प्लेलिस्ट आपको दिए हुए हैं, उसमें से ऑब्वियसली है रेगुलर रूप से कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन होते रहता है, लेकिन बेसिक्स जो है वो प्लेलिस्ट में मैंने दिया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आता है, सेंटेंस को चेंज। अब सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको हमने अलग अलग पार्ट में बांट करके रखा है। जैसे ये नॉर्मल जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, एक है अफर्मेटिव से निगेटिव एंड वाइस वर्सा, यानी कि निगेटिव से अफर्मेटिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव और वाइस वर्सा, फिर एक्सक्लामेटरी से असर्टिव। असर्टिव क्या होता है, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, सॉरी, निगेटिव प्लस अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसको कंबाइंड रूप से हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो आपको ये ट्रांसफॉर्म करना है निगेटिव से, लेकिन एक ध्यान रखना है कि जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें से जो आपका मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे एवरी रोज हैज थॉर्न, ये जो प्रत्येक फूल में कांटे हैं, तो ये आप नहीं कर दोगे निगेटिव में कि किसी फूल में कांटे नहीं है, ये आप करोगे कि देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स। जैसे द नाइफ इज नॉट शार्प, मान के चलो आपने, तो जो चाकू है वो शार्प नहीं है, तो क्या है, वो भोथरा है, ब्लंट है। तो द नाइफ इज ब्लंट। आई लव यू, तो आई एम नॉट विदाउट लव ऑफ यू। ठीक है, तो जब ट्रांसफॉर्म करोगे तो उसको मीनिंग जो है चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का ही ये पार्ट है, जो 5 नंबर है, डिग्री। तो डिग्री में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो बेसिक्स पहले पढ़ोगे कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है। उसके बाद इनका ट्रांसफॉर्मेशन वन फॉर्म से अदर, सपोज इसमें 6 होंगे, पॉजिटिव से आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव और सुपरलेटिव, फिर सुपरलेटिव से आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव से आपका पॉजिटिव, तो 6 हो जाएगा। तो 3 आप करोगे और उसका 3 का रिवर्स कर दोगे तो 6 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो ये भी सब ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म ही है। ये है सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। ये वन ऑफ द टफेस्ट में से सबसे टफ एक तरह से इस पार्ट में है। फिर आपको लिटिल सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस करेक्शन आपका डायरेक्ट पूछा जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर एक तरह से आपको सीखना चाहिए कि जो अदर पार्ट है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर अपने आप में देखा जाए तो जो कॉम्बिनेशन है इनका, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने देखा, सिंटेक्स जो है वो, फिर जैसे टेंस आप बनाते हो वो, डिग्री आप बनाते हो वो, तो ये सारे जो हैं एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म करते हो, तो ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में आते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ये चाहिए। और सेंटेंस करेक्शन के लिए आपको 5 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और करेक्ट सेंटेंस लिखना तो आपका उत्तरदायित्व है। करेक्ट सेंटेंस लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग आपको ये करना है। क्वेश्चन टैग में सर्टेनिटी होने के लिए हम करते हैं, जैसे डू यू स्टडी, तो डू यू स्टडी पूछता है, फिर है डोंट यू, तो इस ढंग से आपको ये करना होता है।
ठीक है। जैसे तो इसमें आपको क्वेश्चन टैग में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके जो दो उसमें सेंटेंस होते हैं, एक मेन सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में है तो टैग निगेटिव होगा, और अब मेन सेंटेंस निगेटिव है तो टैग अफर्मेटिव, ये वाइस वर्सा होता है। फिर रिमूव टू, रिमूव टू का मतलब होता है कि टू को हटाना। जैसे सी इज टू टॉल, सी इज टू टॉल, इसका मतलब है कि वो इतनी लंबी है कि जितना नहीं होना चाहिए। टू का मतलब होता है निगेटिव सेंस कि उतना नहीं होना चाहिए। तो सी इज टॉलर देन इट इज प्रॉपर, इसका क्या हो जाएगा, सी इज टॉलर देन इट इज प्रॉपर, ओके, देन इट इज प्रॉपर। इसका मतलब कि वो इतनी लंबी है जितना नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब क्या है, सी इज टॉलर देन THAN देन इट इज प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर जितना लंबाई चाहिए उससे वो अधिक है। तो ये एक तरह से क्या है कि इसको टू को हमने हटा दिया तो इस फॉर्म में आ गया। ओके, द रूम इज टू स्मॉल टू लीव, तो रूम इज सो स्मॉल, इतना छोटा है, आई कैन नॉट लीव, ओके, या वन कैन नॉट लिव इन इट। नेक्स्ट है वॉइस, वॉइस में एक्टिव से पैसिव और वाइस वर्सा, यानी कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका नरेशन, नरेशन में है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो नरेशन है, जो आपका जो किसी का कथन है, जैसे आप देखते हो किसी चीज को इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं कि जो वक्ता का कथन है ज्यों का त्यों हम उद्धृत करते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से, तो रामचंद्र कह गए सिया से, क्या सिया से कहे उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, या महात्मा गांधी सेड तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखो। लेकिन हम महात्मा गांधी ने क्या कहा उसको एग्जैक्ट कथन भूल गए, तो हम उसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे कि महात्मा गांधी इन पंक्तियों से कहना चाहते हैं। जैसे आपने हिंदी वाला जो पोयम पढ़ता था तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक की राष्ट्रभाषा भाग 3 के अध्याय इससे लिया गया है। इसके रचयिता श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। शिवमंगल सिंह सुमन इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताते हुए कहते हैं कि ठीक है, तो वो चीज को ये करना है। ठीक है, तो अब यदि हम डायरेक्ट जानते हैं, जैसे कोटेशन किसी का आप लिखते हो तो डायरेक्ट में लिखना है इन्वर्टेड कॉमा, फिर आर्टिकल है ए एन दी, ठीक है, ए कहाँ लगाते हो, एन कहाँ लगाते हो, दी, ओके। जैसे ए आप लगाते हो नॉर्मली जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन वोवेल वाले में कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट वाले में भी प्रोनाउंसिएशन के आधार पे मेनली, जैसे ऑनर, HONOUR, ऑनर, ऑनर एक्चुअली हॉनर इसको नहीं पढ़ते हो, ऑनर पढ़ते हो, सम्मान, तो एन ऑनर, ओके। सी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। अब यूरोपियन है तो EUR तो ई से होता है लेकिन अयूरोपियन होता है। MP, एम देखो MP तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा तो ए लगेगा, MP ले रहेगा तो ए, MP एम तो ऐसे पढ़ते हो, MP तो ए से स्टार्ट होता है। तो उस ढंग से आपको ये ए एन दी, दी जो है डिफिनिट में लगाते हैं, और ये ए और एन जो है इनडिफिनिट आर्टिकल। फिर सेंटेंस को कंबाइन करना होता है, दो सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस को कंबाइन करना होता है, और सम टाइम जो होता है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है उसको ब्रेक करना होता है, तो यहाँ कंबाइनिंग सेंटेंस और ब्रेकिंग सेंटेंस भी आपका होता है। तो सेंटेंस को कंबाइन करना है, सेंटेंस को ब्रेक करना है, ठीक है। फिर आपके ये एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें से ये जो 3 पार्ट हैं ये मेनली आपका जो वर्ड पावर के लिए है। तो सिंगुलर से प्लूरल, होमोनिम्स, होमोनिम्स में क्या होता है, आइदर उनका जो होता है प्रोनाउंसिएशन मोर और लेस सेम होता है लेकिन मीनिंग उनका डिफरेंट होता है, या फिर जनरली स्पेलिंग समटाइम और ये होता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, तो मृग का मतलब जानवर भी, हिरण भी। जैसे कनक, कनक का मतलब सोना भी, और आपका जो है वो एक धतुरा भी, या फिर सोना, सोना का मतलब एक गोल्ड भी और एक स्लिप भी होता है। तो इसी प्रकार होमोनीम जो होता है उसका प्रोनाउंसिएशन इधर सिमिलर टाइप का होता है, सेम टाइप का होता है, और लेकिन उसके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, या फिर मोर और लेस लिखा सेम टाइप जा रहा है लेकिन उसके मीनिंग। फिर है आपका जो सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, फिर आप ये कर सकते हो समटाइम जो मैस्कुलिन से इसमें और आप जोड़ सकते हो, ठीक है, मैस्कुलिन से फेमिनिन, आपको मैस्कुलिन टू फेमिनिन और वाइस वर्सा नीन, ओके, मैस्कुलिन टू फेमिनिन और वाइस वर्सा, सिंगुलर टू प्लूरल और वाइस वर्सा कर सकते हो, ठीक है। फिर है फ्रेज एंड मीनिंग, प्रोवर्ब, ये सब कुछ जो कोटेशंस, तो ये फ्रेज मीनिंग प्रोवर्ब वगैरह है उसका यूज। इम्फेटिक सेंटेंस, इम्फेटिक आपको जैसे आई हैव ए पेन तो आई डू हैव
अ पेन। ओके, तो इस ढंग से ये आपके मोर और लेस ग्रामर के सिलेबस हैं जो 10 ईयर्स में जिससे प्रश्न पूछे गए हैं, और इनको आप प्रॉपर तरीका से कर लेते हो, इतना को आप सही से कर लेते हो, तो आपके लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज को भी लिखना आसान रहेगा, वो भी आप लिख सकते हो, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसको आसानी से लिख सकते हो, अच्छे तरीके से लिख सकते हो। ओके, तो ये आपको ग्रामर वाले पार्ट में है। अब आपसे क्या अपेक्षा की जाती है, आपसे क्या आशा की जाती है? अब देखो, अपेक्षा और उपेक्षा इसमें बहुत अंतर है। अपेक्षा है कि आपसे आशा किया जाता है, उपेक्षा यदि लिखोगे तो एक तरह से उपेक्षा हमारा किया गया, इसका मतलब हम पर ध्यान नहीं दिया गया, हमको इग्नोर किया गया। तो शब्दों का बहुत अपना मीनिंग होता है। मैं कुछ आपको कमिंग डेज में दिखाऊंगा, कुछ बहुत पुअर कंडीशन की राइटिंग भी दिखाऊंगा जो स्टूडेंट लिखे हैं, और कुछ बहुत अच्छे राइटिंग भी दिखाऊंगा कि हिंदी माध्यम से होने के बावजूद इन्होंने अच्छे तरीके से लिखा, कुछ जो हैं वो सेलेक्ट हुए, वो रिटेन क्वालिफाई किए, फाइनल सिलेक्शन हुए, तो ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं, और आपके जो कुछ बहुत बुरे स्थिति वाले भी होते हैं। तो आपसे अपेक्षा की जाती है क्या, कि बेसिक विषय पर अच्छे से समझ विकसित करेंगे, कोई भी हो, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, उसको बेसिक पर अच्छा से कमांड रखोगे। न्यूज़पेपर डेली हर हाल में पढ़ेंगे। हिंदी माध्यम से आप हो तो हिंदी वाला न्यूज़पेपर को डेली पढ़ो रेगुलर बेसिस पे, और जब न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वो संपादकीय पढ़ो। संपादकीय हमारे लिए मेनली जरूरी होता है। जो कुछ न्यूज, हाँ, कुछ संपादकीय के अलावे भी कुछ न्यूज होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए संपादकीय जो है महत्वपूर्ण है। अब संपादकीय में क्या होता है कि कोई भी संपादक है, या तो संपादक है या कोई एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। सपोज कोई मान के चलो यूपी विधानसभा के जो हैं वो अध्यक्ष हैं। अब वो बहुत टैलेंटेड आदमी हैं, उनके पास पॉलिटिकल करियर से लेकर के और बहुत सारी चीजें, वो 40 साल का मान लिया वर्क एक्सपीरियंस है, उस आधार पे उन्होंने किसी टॉपिक को लिखा है, तो ऑब्वियसली उनके पास वो चीज जानने का है। अब मान के चलो कि सपोज आपके पूर्व राष्ट्रपति कोई हैं, वो उनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है, वो उस चीज को मान के चलो, रामनाथ कोविंद जी हैं, तो रामनाथ कोविंद जो हैं वो रिटायर हो गए, अब एज ए राष्ट्रपति से अब पूर्व राष्ट्रपति हो गए। अब उनके पास सपोज सफिशियंट टाइम है, राष्ट्रपति थे भी तब भी टाइम था, लेकिन राष्ट्रपति थे तो एक उत्तरदायित्व था, देश के प्रथम नागरिक थे, देश का शासन उनके नाम से चलता था, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके पास थी। लेकिन अब सपोज वो राष्ट्रपति पद से हट गए, तो उनके पास अब अच्छा खासा टाइम है, अब उन्होंने कुछ आर्टिकल को लिखा, तो आप सोचो कि उनके पास 40+ ईयर का एक्सपीरियंस है जीवन का, डिफरेंट डिफरेंट पदों पे उन्होंने सुशोभित किया। अब उनकी कोई आर्टिकल आई है तो उनको आपको पढ़ना चाहिए, या संपादक डेली जो है न्यूज़पेपर के जो संपादक, तो हिंदी माध्यम से आप हो तो हिंदी माध्यम वाला न्यूज़पेपर जो है आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, डे टू डे डेली पढ़ना। उसमें से अब आपको इंग्लिश भी करना है, इंग्लिश से तो आप भाग नहीं सकते हो, तो इंग्लिश वाला क्या करो, सप्ताह में 2 दिन आप लो उसको, 2 दिन में, और उसको सपोज एक आर्टिकल 2 आर्टिकल आपने आज पढ़ा, उसके कुछ मीनिंग्स आप 10-20 मीनिंग्स, एक ऐसा देखो, हम जिस कंडीशन में हैं उसी कंडीशन के अनुसार वर्क करना है। एवरी कैंडिडेट का हालत डिफरेंट डिफरेंट है। कोई कैंडिडेट है कि पेपर 1 में 170 ले आया, पेपर 2 में कम ले आया, कोई ऐसे कैंडिडेट है पेपर 2 में 120 ले आया, 105 ले आया, 110 ले आया, पेपर 2 में, पेपर 1 में उसका कम भी आया। तो आप अपना पहचानो, यदि आपका मीनिंग वर्ड पावर बहुत खराब है, तो आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ते हो, कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, तो उसमें 10 मीनिंग डेली, ये कोशिश करो कि यस 10 मीनिंग हम डेली लिखेंगे। तो 10 मीनिंग लिखते लिखते आप 200 दिन लिखोगे तो कुछ मीनिंग आपको कॉमन भी मिलेंगे। एक हो सकता है 10 डेज पहले आपने मीनिंग लिखा था, वो मीनिंग फिर आपको, लेकिन अच्छा खासा आपका कलेक्ट हो जाएगा। यदि हम एक, अब देखो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग और ई फॉर एलिफेंट, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, और यदि आप ये नहीं पढ़ पा रहे हो तो ये आपकी कंडीशन बहुत पैथेटिक है। ठीक है, तो आप इतना तो जानते हो, उसके अलावा स्टैंडर्ड जो है 2000 मीनिंग आप यदि जानते हो, एक्चुअली ऐसे बोला जाता है कि 5000 मीनिंग आप यदि जानते हो तो आप किसी भी प्रकार का इंग्लिश लिख सकते हो, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से लिख सकते हो। लेकिन 2000 मीनिंग भी ठीक ठाक जानते हो, ये कैट और डॉग वाला छोड़ दो, जो कैट डॉग और एलिफेंट और मदर फादर ब्रदर सिस्टर, ये वाला तो आप जानते हो, जनवरी फरवरी ये सब।
इसके अलावा यदि 2000 मीनिंग भी आप ठीक ठाक से जानते हो तो आप अच्छी इंग्लिश लिख सकते हो। हर के जब आप डिक्शनरी वगैरह में देखो तो बहुत सारे आपको रिलेटेड वर्ड्स मिलेंगे। नो डाउट देयर आर पीपल हु आर नोइंग मोर एंड मोर। देखो दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जैसे होता है बहुत सारा आईलेट्स वगैरह जो होता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जब आप जाते हो तो वहाँ मिनिमम जो स्टैंडर्ड आपका इंग्लिश होना चाहिए, या जीआरई जीमैट, ये सब दुनिया के वन ऑफ द स्टैंडर्ड एग्जाम है। उसमें भी देखोगे कि 3500 4000 मीनिंग 5000 मीनिंग को अच्छा से स्टूडेंट कर लेता है, और वो पता चला कि 750 का स्कोर है या 1500 का, अलग 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 एग्जाम अलग, तो 1500 का एग्जाम है तो पता चला कि 1490 मार्क्स ला रहा है, उनके मार्किंग अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो 3000 4000 5000 मीनिंग तो 2000 तो आप कर सकते हो। 2000 बहुत ज्यादा नहीं है। 10 मीनिंग डेली करो, थोड़ा कभी कभी होता है 20 भी कर सकते हो, तो 10 डेली का टारगेट रखो तो आपका हो जाएगा। तो जो हिंदी न्यूज़पेपर है उसको डेली लो, इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसको सप्ताह में 2 दिन ले लो। सपोज एक संडे ले लो, एक फ्राइडे ले लो, या फिर एक किसी और दिन ले लो, एक वेडनेसडे का ले लो, एक संडे का ले सकते हो, या एक्चुअली उस ढंग से आप ले सकते हो। अब फिर है दोनों पेपर के बीच संबंध को स्थापित करने की कोशिश करना है। एक और चीज कर सकते हो, एनसीईआरटी है किसी भी क्लास का, तो मान के चलो कि आप हिंदी माध्यम से हो तो बेसिक एनसीईआरटी आप हिंदी माध्यम वाला रखे हुए हो, आपके पास है हार्ड कॉपी में। अब जो सॉफ्ट कॉपी है तो वो सॉफ्ट कॉपी में क्या करो ना कि हिंदी माध्यम वाला पहले पढ़ो, या सामने में हिंदी माध्यम वाला हार्ड कॉपी रखो, और एक बार आप उसको पढ़ लो। एक बार जब आपने पढ़ लिया, 2 बार या 2 बार पढ़ो, जितना आप किसी चैप्टर को लो, तो उसको अब हिंदी माध्यम में हो या इंग्लिश माध्यम में हो एनसीईआरटी, बेसिक कंटेंट तो सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम वाला में डिफरेंट कंटेंट दे देंगे और इंग्लिश माध्यम वाले में डिफरेंट कंटेंट। सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़पेपर में आपको डिफरेंस आ जाएगा कि ये न्यूज़पेपर में पढ़े तो किसी न्यूज को दूसरे पर्सन ने, सेम न्यूज़पेपर है, सेम मतलब सेम टॉपिक है, एक्चुअली सेम टॉपिक है, लेकिन 2 डिफरेंट न्यूज़पेपर में आप डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट पाओगे। लेकिन एनसीईआरटी का जो किताब है उसमें सेम टू सेम आपका जो इंग्लिश में है जो हिंदी में है, इवन पेज नंबर भी आपका सेम मिलेगा। तो आप एक जो कोई भी पेज है उसको पूरे तरीके से पढ़ो, पूरा सही तरीके से पढ़ो, और उसी को जो इंग्लिश वर्जन में सॉफ्ट कॉपी में मोबाइल में, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, जो भी आपके पास, आईपैड या जो भी कुछ है आपके पास, उस पर आप उसको पढ़ो, तब आपको सही से और पता चलेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है, और वो फ्री में अवेलेबल है। उसको ये नहीं कर सकते हो कोई ये बोलते सर मैं बहुत ये गरीब हूँ, तो लेकिन मोबाइल तो जो रखते हो, और जिनके पास एकदम मोबाइल नहीं है तो मैं समझता हूँ ऑब्वियसली है वो इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास यदि मोबाइल है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसमें पैसे नहीं लगते हैं। तो आप ये करो और दोनों पेपर के बीच में संबंध स्थापित करने की कोशिश करो। द मोर यू आर मेकिंग लिंक, जैसे सिलेबस में ही हमने देखा, तो सिलेबस में जैसे ऐसे के टॉपिक्स क्या हैं, वही टॉपिक्स आपके हैं जो आपके पेपर 1 में पढ़ने वाले हैं, कुछ एनालिटिकल स्किल्स वाले को छोड़ करके। जो आपके एनालिटिकल स्किल्स वाला है उसको छोड़ दिया जाए तो आपके पास क्या है, आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है तो वो आपको पेपर 1 में भी पढ़ना है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में स्पेशली जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन है, संघर्ष है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और फिर आपके ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, राज व्यवस्था है, पॉलिटी, तो ये सारे के सारे जो है पेपर 1 में भी पढ़ने हैं और पेपर 2 में भी आपको पढ़ने हैं। तो इस पे प्रॉपर तरीका से आपको लिंक स्टेब्लिश करना है। एक और चीज जो है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है, प्रीवियस ईयर पेपर को दोनों को देखो। ऐसे के टॉपिक को हमने 2009 से लेकर के 2021 तक वाले सारे एक जगह मैंने कंपाइलेशन में दिया हुआ है, तो उसको आप देखो, उनको देखो, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और आपको ये भी संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगा कि किस ईयर में कौन सा न्यूज था। आप एक कॉमन सेंस से यदि आप स्टडी कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको मोर और लेस पता चलेगा कि किस ईयर में कौन सी घटना हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल बैन इन बिहार, तो ये 2016 वाले में पूछा गया, क्योंकि उस ड्यूरेशन में ही अल्कोहल बैन किया गया था। तो कोई भी टॉपिक को देखोगे, जैसे अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट पर आया, या बंगाल में मान के चलो कि लास्ट ईयर यदि हिंसा पे आया, तो क्यों बंगाल में चुनाव हुआ था, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस पे आया, तो बहुत बार जो है, या चाइना के बारे में आता है, चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी। तो जो टॉपिक जिस समय आता है तो मोर और लेस उस समय से लिंक रहता है, तो कुछ चीजों को देखोगे उसमें से आपको समझ में आएगा
तो जो रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग और जो ऐसे है, तो वो जो प्रीवियस ईयर में टॉपिक पूछे गए हैं उनको मैंने आपको बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, उनको आप देख सकते हो। देखो इतने मैंने सारी चीज़ों को, कंटेंट को, और मैं ही नहीं, मैं किसी को भी कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप हमसे, आप जिससे भी जुड़े हुए रहो ना, उसको प्रॉपर तरीका से पकड़ो। जो टीचर है, जो गुरु है, वो उसको प्रॉपर तरीका से पकड़े रहो। और उसको पकड़े रहो का मतलब है, अब ऑब्वियसली बात है, कोई भी आपको अनलिमिटेड टाइम नहीं दे सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम तभी दे सकते हैं जब आप उनको एकदम हायर कर लोगे कि आप हमारे लिए ही 8 घंटे, वो भी 24 घंटे तो आपके लिए नहीं वर्क कर सकते हैं ना, कि आप अचानक 3 बजे रात में उठे, बोले हाँ जी बताओ ये चीज। तो नॉर्मली हर जो चैनल है, कहीं भी आप किसी से जुड़े रहो, 1 2 3 जिससे भी आप, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक से आपका काम नहीं चलता तो 2 से जुड़े रहो, 3 से जुड़े रहो, लेकिन जो भी उनके चैनल में कंटेंट दिए हुए हैं, उनके होते हैं, उनको ईमानदारी से देखो। मैं बिलीव मी, यदि आप, मैंने जितने वीडियोस ये किए हुए हैं, आप 3 मंथ्स ईमानदारी से इस इनकी इतने जितने वीडियो पब्लिक में मैंने दिए हुए हैं उनको भी देखोगे ना, तो आपका फुल कमांड हो जाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखो, डिफरेंट टॉपिक्स को देखो, डिफरेंट राइटअप्स को देखो। मैंने टॉपर्स के कॉपी आपको अपलोड किए हुए हैं, इस उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कुछ पुअर स्टूडेंट परफॉर्म किए उसके बारे में भी, और कमिंग डेज में मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ों को करूंगा। तो ये, अब बुक की बात है, तो सबसे पहले बुक जो होती है, ऑब्वियसली बात है कि कोई भी जो बुक होता है अपने आप में वो जरूरी होता है, हार्ड कॉपी आपके पास हो, दैट्स फाइन, वो सही है। तो बुक जो है, 2 में से कोई एक ले लो, अदरवाइज दोनों ले सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि ये आप फर्स्ट वाला लो। तो रे एंड मार्टिन जो है, तो रे एंड मार्टिन जो है, अब हिंदी माध्यम में हो तो आप हिंदी माध्यम में इसका भी आता है। कुछ जो वर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, वो कुछ इंग्लिश में होंगे, और लैंग्वेज जो होगा वो हिंदी में होगा। तो आप हिंदी माध्यम से हो तो हिंदी वाला लो, नो डाउट, ऐसा नहीं है आप अंग्रेजी। इसमें तो आपका वो हिंदी वाला ही है मेनली, जो है ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। स्टूडेंट फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं जिस टीचर से पढ़ा हूँ, सर से मैं 2001 2 3 के ड्यूरेशन में पढ़ा हूँ। तो आज भी 20 ईयर्स हो गए उनसे पढ़े हुए, लेकिन आज भी मैं उनके संपर्क में हूँ, मैं रेगुलर रूप से मिलता हूँ। तो इनके टीचर थे, इनसे ये डॉक्टर अशोक कुमार सिंह सर से हमारे सर ने पढ़ा था। और ऑब्वियसली हमारे सर भी अब 60+ ईयर के एज के हो गए हैं। तो जब मैं उनसे पढ़ता था 20 ईयर्स बैक ही, तो आज भी मैं उनके संपर्क में हूँ। आज भी मैं कुछ चीज़ों के लिए, वो हमसे कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, मुझे, मैं कुछ चीज़ें उनसे डिस्कस करता हूँ चीज़ों को। तो ये आप पढ़ो, दोनों में से कोई एक ले लो। और आप हिंदी माध्यम से हो तो हिंदी, लेकिन मैं कहूँगा ये इन स्पाइट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बोला ना कि हमारे सर के सर हैं, लेकिन इसका मेरे से वो ये मतलब नहीं है। मैं फिर भी प्रीफर करता हूँ कि आप फर्स्ट वाला बुक लो, रे एंड मार्टिन का लो, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। अब देखो, ये हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, आप समझ सकते हो कि ये 10th के एक तरह से लेवल के लिए स्टूडेंट के लिए लिखा हुआ है, या 12th कह सकते हो। तो आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट होने की कगार पे हो, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं फॉर एग्जाम्पल, या पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो आप 10th के लेवल का, 12th के लेवल का चीजें ही होता है। तो इन दोनों में से आप ले लो, प्रिफरेबली ये ले लो, दोनों चाहो तो दोनों ले लो, तो दोनों लेते हो तो आपका और कंप्लीट, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो इसमें ज्यादा दिया हुआ, मैक्सिमम चीजें इसमें है, कुछ चीजें इसमें है जो कि शायद उसमें नहीं है, तो दोनों को लेते हो तो ये ज्यादा बेटर होता है। अब इसमें से कुछ एक चीज जो अभी जो आपका 2020 का जो एग्जाम हुआ सीएससी का, जो सिविल सर्विसेज, जो इंजीनियरिंग, सॉरी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है, जो आपका आईएएस का, जिसको पॉपुलरली बोलते हैं, ऑब्वियसली वो आईएएस का एग्जाम स्पेशल नहीं है, उसमें से बहुत सारे सर्विसेज हैं, आईएएस उसमें से अच्छा है। आईएएस, कुछ लोग आईपीएस अपना फर्स्ट चॉइस डालते हैं, कुछ आईएफएस डालते हैं, कुछ आईआरएस डालते हैं, तो हम इस वजह से उसको आईएएस एग्जाम नहीं कर सकते, लेकिन पॉपुलरली जो भी लोग बोलते हैं आईएएस बोलते हैं। तो इसमें जो अभी ऐसे का जो टॉपिक पूछा गया, अब इसमें से कुछ ये सब टॉपिक को देखो, इसको प्रॉपर तरीका से आप हिंदी वाला चीज देखो। जैसे आर्थिक समृद्धि, इसमें मैं सारे टॉपिक पर आपको वर्क करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कुछ टॉपिक पे आप जो कॉमन सेंस के हैं, जो कॉमन चीजें हैं, उसको आप देखो। जैसे आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं, यानी फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। अब ये टॉपिक लिटिल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से टफर है, आप इस चीज को नहीं करो। अब कभी संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं, फिलहाल ये भी टॉपिक आप छोड़ दो। इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है, फिलहाल इस पर भी आप छोड़ दो, इसको आप इन तीनों को अभी नहीं करो। इसमें कुछ टॉपिक जो है उस पर वर्क करो, उसके बारे में स्टडी करो। आप हिंदी माध्यम से हो, हिंदी पर उसमें ये देखो, उसको पढ़ो, उसको स्टडी करो, तो बहुत सारी चीजें, इनसाइट्स आपको मिलेंगी, बहुत सारी चीजों इसमें से सीखने को मिलेंगी।
चौथा टॉपिक देखो, बंदर जहाज जो है बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है। यानी अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। ये आपके रियल लाइफ का आप कोशिश नहीं करोगे, आप कोशिश नहीं करोगे तो सुरक्षित है, आपको फेल होने का डर नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि देखो तो फलना 3 बार से सीपीएफ में फेल हो रहा है, सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जामिनेशन में, और एक वो आदमी रहा है जो कभी अपियर नहीं हुआ। हो सकता, संभावना है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपियर होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप 10 में आ जाएगा, लेकिन हो सकता है, ये हो सकता, संभावना मात्र है। लेकिन जो जो उतरेगा वही तो फेल होगा। मान के चलो कि कोई 3 टाइम्स कंटिन्यूअस फेल हुआ, लेकिन हर 3 टाइम्स में वो लर्निंग कर रहा, 4th टाइम में वो सक्सेस होगा, 5th टाइम में होगा। आप विजय कुमार जी का देखो, 7th टाइम में वो सक्सेस हुए। तो ऐसा नहीं है ना कि वो कितनी, समझ सकता हूँ मैं, मेरी उससे बात हुई, हो रही थी पर्सनल रूप से, ऑब्वियसली ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के ड्यूरेशन में देखो डिफरेंट तरीके से, जब आप इंटरव्यू उनका प्रिपरेशन चल रहा होता है तो आप डिफरेंट तरीके में उससे बात करते हो। जब वो कैंडिडेट सफल हो जा रहा है तो उससे डिफरेंट तरीके से बात करते हो। तो जब मैं सक्सेस होने के बाद, जब उसका रिजल्ट आ गया, तब उसके बाद मैंने बात किया, तब उसने अपने रियल स्थिति बता कि क्या सिचुएशन होता है सर, कि जब आदमी कंटिन्यूअस फेल होता है, हर लोग आपसे भरोसा एक तरह से धीरे धीरे उठता जाता है, और किसी एग्जाम में सोचो आप 6 टाइम फेल हो गए हो, 7वां टाइम जब आप देते हो तो कितनी प्रेशर में होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको फेल होने के लिए रेडी रहना होगा। आपको जो फेल होने की कुव्वत होनी चाहिए, आप जब फेल होने का क्षमता रखते हो तो आप जरूर सक्सेस होगे। तो कहता है कि जहाज जो है बंदरगाह के भीतर भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है, तो आपको शिप को छोड़ना पड़ेगा पानी में तभी। तो ये आपको इस पर वर्क करना है। फिर नेक्स्ट है, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। ये आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि अभी आपके पास सपोज 2023 में एपियर होने वाले हो, तो अभी आपके पास टाइम है, मोर देन 10 मंथ्स आपके पास टाइम है। तो अभी आपके पास जो है मरम्मत करने का टाइम है। लेकिन जब एग्जाम 1 महीने रह जाएगा, फिर आप सोचोगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि एग्जाम में 15 दिन होता है, बोलते सर अब बता दीजिए एकदम सही जो, सर एकदम जो मेन गेस्ट पेपर। तो मैं बोलता हूँ कुछ लोग को कि ऐसा है नहीं, यूपीएससी से मांग लो, बिकॉज वो क्वेश्चन सेट करते हैं तो वो एक्चुअल सेट देंगे, मैं तो दूंगा तो उसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। मैं एक ही टॉपिक नहीं दे सकता हूँ कि ये मतलब 6 टॉपिक ऐसे का वो नहीं दे दूंगा कि यही आएगा। यूपीएससी ये कर सकती है, आप मांग। तो आपका जो होता है ना कि द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज वेन द सन इज शाइनिंग, मीन्स वेन रेन स्टार्ट्स इट इज इम्पॉसिबल, और इट इज वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल नहीं कर सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज टू रिपेयर द रूफ, बट एट द टाइम व्हेन सन इज शाइनिंग, जब धूप खिली हुई हो तो उस समय वो मरम्मत करने का टाइम होता। अब ये क्या है, एक कॉमन सेंस का है, हो सकता है नो डाउट आपने, आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन जिन लोगों ने देखा है, जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जो विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, तो शायद आपने जरूर कभी ना कभी देखा होगा, या दादा नाना मौसा मामा के घर में देखा होगा। तो जनरली हर साल देखोगे कि पहले जब होता था तो हर या तो 2 साल में या 3 साल में वो जो खपड़ैल होते थे, कपड़े के होते थे, तो उसको हम धूप में यानी गर्मी के टाइम में ही, जब बरसात लगा कि अब आने वाला है, अब 1 मंथ में आ जाएगा बरसात, तो हम उसको मरम्मत करते थे। हम का मतलब है कि जो लोग करते थे घर में करते थे, कि अब ऑब्वियसली आप खुद नहीं कर सकते हैं तो मजदूर से कराओगे। ऑब्वियसली अब हर के घर में, जनरली अब हमारे घर में ही वो, इनफैक्ट घर में पहले नहीं, मतलब हाँ जब मैं एकदम जब पैदा हुआ था तो घर में भी था कुछ पार्ट में, लेकिन फिर उसके बाद दालान में था। तो उसको लास्ट इनफैक्ट 2016 तक था, 2016 में अब उसको हटा करके फिर उस पर प्रॉपर बनाया गया। तो क्या है, ये एक कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें फिलॉसफी है कि द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज वेन द सन इज शाइनिंग। इसका मतलब है जब आपके पास टाइम होता है, जब आपके पास वेल बिफोर एडवांस में आपको प्रिपरेशन करना होता है, आप उस दिन जो है, कोई भी देखोगे कि जो उसेन बोल्ट दुनिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट, इनफैक्ट अभी तक शायद फास्टेस्ट रनर है, या हो सकता है रिकॉर्ड अभी एग्जैक्ट मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी हम कर सकते हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर, उनको क्या है 9 सेकेंड, 9.5 सेकेंड, 9.6 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ रहे हैं। लेकिन क्या वो प्रिपरेशन तुरंत हो जाता है? नहीं, वो 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए से प्रिपरेशन कर रहे थे, तब तो उस लेवल में पहुंचे। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वंस आप अचीव किए, क्योंकि वहां 0.1 सेकेंड, 0.02 सेकेंड ये मायने रखता है। तो आपको उसी समय ये रेडी रहना है, उस समय आपको वर्क करना होता है। तो इसको नेक्स्ट है, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, यू कैन नोट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। जो एक हेराक्लिटस हैं, ठीक है ना, एक फिलोसफर हैं हेराक्लिटस,
या बुद्धिज्म का भी कह सकते हो, जो इंडिया में बुद्धा ने दिया, मोमेंटरी का, कि आप उस क्षण में हो, वो एक क्षण को पकड़ लिए तो ठीक है। यानी कि एक बार समय आपका चला गया, जैसे कहते हैं ना कि मनी आपका भूल गया, जैसे आप जा रहे थे, किसी ने पॉकेट मार लिया, या आपका भूल गया मनी, कहीं गिर गया, बटुआ गिर गया, ये आप उसको प्राप्त कर सकते हो। प्राप्त कर सकते हो, वही मनी नहीं प्राप्त कर सकते हो, अर्न कर, सॉरी, अर्न करके प्राप्त कर सकते हो। लेकिन एक बार जो समय चला गया, जो टाइम आपके पास से चला गया, समय जो एक बार खो गया, उसको आप कभी भी रिकवर नहीं कर पा सकते हो, उसको कभी अचीव नहीं कर पा सकते हो। जो समय, तो कहते हैं वक्त को जाने से आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन वक्त के निचोड़ करते हैं, तो यही इसका मतलब है कि यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। तो हेराक्लिटस कहते हैं ना कि हम दोनों सेम नदी में, दो आदमी यदि हैं, तो हम दोनों सेम नदी में नहीं स्नान कर सकते हैं। आपने जिस नदी में स्नान कर लिया, अब मैं उसी नदी में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नदी का अपना होना नहीं होता है। नदी में जब पानी है, नदी में जब धारा है, नदी जब बह रही है, उसी को नदी कहते हैं। नदी जहां रुक गई वहां नदी हम उसको नहीं कह सकते हैं। तो हम जो है सेम रिवर में ट्वाइस स्टेप नहीं कर सकते हैं। जिस रिवर में मैं कूदा, जिस अवस्था से मैं गुजरा, उस अवस्था से आप नहीं गुजर सकते हो। तो इस टॉपिक को भी आपको प्रॉपर तरीका से देखना है, इसको आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। नेक्स्ट आपका है कि तीसरा, कि हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। ए स्माइल इज द चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटी। जो आपने थ्री इडियट्स जरूर देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो जरूर देखो। तो थ्री इडियट्स में क्या होता है कि ऑल इज वेल, जो बोलता है ना ऑल इज वेल, तो बाबा रणछोड़ दास कहते हैं ना, कि हमारे यहाँ का क्या है, बाबा रणछोड़ दास बोलते हैं कि ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल से समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन वो एक पॉजिटिव देता है कि किसी भी चीज से आप टेंशन में रहो, तो टेंशन में जो कहते हैं ना कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे था शरीर, एक हमारे पिताजी बोलते हैं ना, कि वो इस ढंग से बोलते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो ऐसा जो भी है कहा उन्होंने या नहीं, ये तो नहीं, लेकिन घर में बोलते हैं ऐसा। तो आप टेंशन लेकर के तो कोई चीज को नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप एक स्माइल अपने चेहरे पे, अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है यार, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं नहीं कर पाया। कभी कभी होता है ना, बोले मैं भी कितना पागल हूं कि ये क्वेश्चन मैं कितनी बार इसको प्रैक्टिस किया, एग्जाम हॉल में गया तो देखो इसको मैं गलत करके आया, और शायद वही क्वेश्चन हो सकता है आपका एग्जाम न सिलेक्शन होने का कारण हो। या कोई टफ बहुत क्वेश्चन बोले, यार जानते हो ये इतना प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन को मैंने सोचा कि नहीं, इसको तो बना के दम लूंगा, और डू नो मैंने रिस्क लिया, और ये क्वेश्चन सही हो गया, और मेरा सिलेक्शन में कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का योगदान। तो आप स्माइलिंग ये रखोगे। अब एक ये भी आपका है कि केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। जैसे आप बोलते हो कि अरे नहीं, ये एग्जाम नहीं सही, वो बहुत बार होते हैं हमारे भी लाइफ में, आपके लाइफ में शायद हो चुका समटाइम। जैसे है ना, कोई कैंडिडेट 3 इंटरव्यू दिया कंटिन्यूअसली, सोचा कि 3 में से तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ना, मैं आई रिमेम्बर 2012, 2012 में मैं एमबीए एंट्रेंस, मुझे एमबीए में एडमिशन लेना था। तो मैंने 6 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का फॉर्म भरा था। 6 में से मैं 5 के इंटरव्यू में अपियर हुआ, तो 5 में से 3 में मेरा सिलेक्शन हो गया था, 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि जो फर्स्ट 2 थे, उस फर्स्ट 2 में ही सिलेक्शन नहीं हुआ। पहला जो था आई, ये जो एफएमएस बीएचयू था, अब उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरा में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब चलो एफएमएस बीएचयू में नहीं हुआ, ठीक है, दूसरा में भी नहीं हुआ, तो रियली मुझे बहुत खराब, ये 2012 की मैं बात बता रहा हूँ, अब नहीं हुआ, तो बहुत मुझे ये लगा कि यार ये दूसरा वाला तो मेरा बहुत अच्छा गया था। अब नेक्स्ट 3, और नेक्स्ट 3 में, ऑल 3 में ये हुआ। तो सम टाइम आपके पास होता है, ऐसी सिचुएशन होता है कि कुछ ऐसे टाइम आते हैं जब आपके पास विकल्प होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि उस विकल्प में कोई ना कोई सही हो ही जाएगा, नहीं। सम टाइम ऐसे होते हैं कि आपके पास 4 विकल्प हैं, जैसे आपका रियल एग्जाम में भी होता है ना, कुछ टाइम जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उस चारों में नहीं होता। आजकल देखोगे बीपीएससी बहुत सारे विकल्प दे दिए हैं कि इनमें से कोई नहीं या मोर देन एक, तो ठीक है, कोई ना कोई में तो हो ही जाएगा, नहीं कुछ है तो कोई नहीं होगा। तो आपके पास ये, तो इन चीजों को, इस वीडियो को आई होप जिन लोगों ने देखा है पूरा तरीके से उस चीज को एनालाइज करो, एनालिसिस करो, अपने आप से प्रश्न पूछो, और किसी भी टीचर से जिससे भी आप जुड़े हुए होते हो लंबे समय तक जुड़े रहो, जब तक कि आप उस अचीव नहीं कर पाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट हमारे जो पीएचडी कर चुके हैं, कुछ जैसे एक मेरा कजिन है, तो उसको मैं जो स्टूडेंट के तौर पे देखता हूँ, ऑब्वियसली वो कजिन है, तो वो उसके कारण भी मैं उससे एक अफेक्शन है। तो वो अभी पीएचडी कर रहा है, तो पीएचडी इनफैक्ट उसका
4 इयर्स कंप्लीट हो गया पीएचडी की स्टार्ट किए हुए। तो क्या हुआ इस बीच में 2 इयर्स तो एक तरह से मोर और लेस ऐसे ही स्पॉइल हो गया। अब उससे मैंने बोला कि तुम्हारा तो 4 इयर्स कंप्लीट हो रहा है, तो 4 इयर्स में तो पीएचडी। तो बोला भैया देखिए, जब तक मैं सीख ना लूं, जो मैं प्रयोग कर रहा हूं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूं, वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो मैं क्यों कॉलेज। तो आईआईटी कानपुर से फॉर एग्जांपल कर रहा है, तो आईआईटी कानपुर एक ब्रांड का इंस्टीट्यूट। बोले ठीक है, हॉस्टल में मुझे रहने का भी मौका मिल ही रहा है, अभी मुझे स्टाइपेंड मिलेगा एटलीस्ट 5 इयर्स तक, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 इयर्स के बाद हो सकता है मुझे एक्सटेंशन ना मिले तो कुछ दिन हमको 6 मंथ हाफ स्टाइपेंड मिलेगा। मान के चलो अभी 35,000 फॉर एग्जांपल, अब एग्जैक्ट मैं नहीं जानता हूँ और मैं ये पूछता भी नहीं हूँ, तो सपोज कुछ भी 35,000 सपोज मिल रहा है, तो 35,000 में आईआईटी कैंपस में रह रहे हो तो सफिशियंट है, आप बहुत अच्छे तरीके से। अब बोला फिर हाफ मिलेगा, तो बोला ठीक है, मैं उतना में भी सर्वाइव कर लूंगा। कुछ दिन हो सकता है ना मिले, तभी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। तो ये 6 दिन आप रखोगे, तो ऑब्वियसली उसने एनआईटी से बीटेक प्लस एमटेक किया हुआ है, गेट में ऑल इंडिया अंडर 100 रैंक लाया हुआ, फिर उसके बाद वो पीएचडी कर रहा। वर्क एक्सपीरियंस भी अभी उसकी एज कम है एक तरह से रिलेटिवली, उस कंपेरेटिवली ऑब्वियसली उस अनुसार एज है, लेकिन अभी भी फॉर एग्जांपल सपोज 27 ईयर्स शायद हो रहा है, तो ठीक है, 30 ईयर्स से पहले आप पीएचडी कर लेते हो, आप ऑलरेडी एमटेक बीटेक एमटेक किए हुए हो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी 1 ईयर का है, फिर आप 30 ईयर्स से बिलो किसी भी टाइम पीएचडी करते हो, तो ऑब्वियसली है कि आईआईटी से कर। तो बोलते ठीक है, अरे भैया 2 साल एक्स्ट्रा लगेगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये एटीट्यूड रखते हो तो नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन स्टॉप द पर्सन। लेकिन आप ये सोचोगे बस किसी ढंग से थेसिस सबमिट हो जाए बस ये, और उसके बाद जाओगे जॉब खोजने, तो पीएचडी करने के बाद भी लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। कुछ लोग हैं एमटेक किए हुए, उनको लोग बुलाते हैं। तो लर्निंग पे ध्यान दो। ये जो टॉपिक्स हैं, देखो शुरू के 3 टॉपिक्स मैंने आपको मना किया कि वो 3 टॉपिक्स अभी फिलहाल छोड़ दो। हाँ, जिसको जो लगता है कि हम उस लेवल में हैं, उस स्टैंडर्ड में, तो चूंकि मैं ये वीडियो उनके लिए मेनली बनाया हूँ, रिकॉर्ड किया हूँ कि जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए आप जीरो से स्टार्ट, तो फर्स्ट 3 टॉपिक छोड़ दो। और इसको ये एक्चुअल आपके एग्जाम में नहीं, सीएससी वाले में आए हुए हैं, इसी ईयर में आए हुए हैं, इनको देखो। और सारे के सारे टॉपिक, जैसे मैं ग्रेजुएशन में पास 2 ग्रेजुएशन है, एक मैंने बीए किया हुआ है, एक मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरे पास कई हैं। तो ग्रेजुएशन में मैं 2 में, एक में जो बीए किए हुए हूँ उसमें मेरी फिलोसफी थी भी, फिलोसफी इकोनॉमिक्स, और जो उनके कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे जैसे हिस्ट्री, साइंस एंड हिंदी, इंग्लिश, सारे चीज़ें उसको। लेकिन जो फिलोसफी अब मैं वो देखता हूँ, तो ये सारे टॉपिक्स जो एक तरह से हैं, ये टॉपिक्स तो पूरे हेराक्लिटस जो है हमें पढ़ना ही था, ये टॉपिक एज सच हमें पढ़ना था, ठीक है ना। ये टॉपिक ये सब हमने पढ़ा हुआ ही था। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत आसान, जैसे मैं कुछ स्टूडेंट को पर्सनल रूप से सिविल सर्विसेज जो मेंस दे रहे थे उनमें भी मैं गाइड कर रहा हूँ, तो उनके लिए ये लगा टॉपिक, चूंकि ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि अब हर चीज़ को मैं ओपन में नहीं डिस्कशन कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनसे रेगुलर कम्युनिकेशन होता है, पर्सनल टॉक होता है 1 to 1। तो उसमें से बहुत सारे लोग बोले सर ये टॉपिक बहुत आसान लगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो चीज़ों को वर्क करोगे तो जरूर आप सफल होगे। जिसको भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे मैसेज कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669। प्लीज प्लीज ओनली मैसेज, ओके। तो मैसेज आप किसी भी, या तो इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे, जो आपको डाउट रहता है, कुछ जेन्यून डाउट रहता है, मैं उनका रिप्लाई अवश्य करता हूँ। और जिनको भी जैसे फॉर एग्जांपल मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, कि लगता है कि आप हमारे साथ वर्क कर सकते हैं आप इस ढंग से, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। कुछ भी उससे रिलेटेड डाउट है तो आप ये पूछ सकते हैं, ओके। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि यस आई हैव टू लर्न, आई हैव टू डू, मुझे करना है तो कर लोगे, ओके। थैंक यू। और ये डायलॉग कंटिन्यू रहेगा, रेगुलर रूप से आपको वीडियो मिलते रहते हैं, आप चैनल को देखो, इन नंबर ऑफ वीडियोज पड़े हुए हैं, मोर देन 1000 आपके बहुत पहले ही हो चुके हैं। तो